बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तलबात, पास्ट पेपर के सलूशन के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इकोनोमेट्रिक्स 2 का 2022 साल का क्वेश्चन पेपर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे चलने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि दूसरों का भी जो ना वो भला हो जाए। मज़ीद अगर आप लोग किसी पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दें या कमेंट बॉक्स में बता दें और पेपर वो शेयर कर दें जो आपने सॉल्व करवाना है। तो मैं इंशाल्लाह वो पेपर सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहले हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व जो है वो करते जाएंगे। तो पहले एक नज़र शॉर्ट क्वेश्चन। जी, ये हमारे सामने ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। इसमें पहला सवाल है, डिस्कस consequences of endogeneity in OLS estimation। अगर endogeneity आ जाए OLS estimation में तो इसका क्या रिजल्ट आता है। endogeneity simultaneity क्या होती है, ये हम लोगों ने पिछले पेपर्स में इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया। इसका पूरा सवाल कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रीजंस क्या है, होता क्या है, रिमीडियल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, लिहाजा हम इस क्वेश्चन को नहीं छेड़ेंगे यहाँ। दूसरा सवाल है, डिफाइन डमी वेरिएबल एंड इट्स यूजेज। डमी वेरिएबल और इसका इस्तेमाल जो है ना वो आप बताएं। तो ये भी हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल की टर्म में, कैटेगोरिकल वेरिएबल का जो क्वेश्चन था उसमें हमने डमी वेरिएबल को डिटेल से डिस्कस किया है, उस पेपर में भी डिस्कस किया है। और जो पिछले इकानो 1 के पास पेपर का सोल्यूशन है उसमें भी मैंने डमी वेरिएबल को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि डमी वेरिएबल क्या है, ये कहाँ यूज होते हैं, डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है, वगैरह वगैरह। यानी वो पूरा कंप्लीट सवाल मैंने सॉल्व किया है। उसमें से आप अपनी मर्जी की चीज़ें जो ना वो सवाल के मुताबिक उठा सकते हैं। तो ये भी इस सवाल को हल करने के लिए भी आप मेरा पिछला पेपर जो ना वो देखेंगे। तीसरा सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन में फ़र्क क्या है, तो ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एंड 2SLS टू स्टेट लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसको सॉल्व करें। ये हमने भी क्वेश्चन डिटेल से पिछले पेपरों में इसको सॉल्व किया है, इसकी न्यूमेरिकल भी देखी है और इसको वैसे भी हमने सॉल्व करके आपको बताया है। तो ये रहा, ये वाला सवाल भी हम इसमें नहीं करेंगे। उससे अगला सवाल है, डिस्कस यूजेज ऑफ वार वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल। ये सवाल हम करेंगे, ये पहला दफा है इस पेपर में। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल में क्या फर्क है ये बताएं। तो ये सवाल भी हम करेंगे। एक सवाल नंबर 6 करेंगे, फिर सवाल नंबर 5 करेंगे और फिर सवाल नंबर 3 करेंगे। ये 3 सवाल हम करेंगे। ये 3 सवाल पिछले पेपरों में से है, ये हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड का क्या मतलब है, ये असल में हमें हेल्प करता है जो स्ट्रक्चरल जो पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा वगैरह उनको सॉल्व, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंपल OLS मेथड से सॉल्व नहीं होती है। तो सिंपल OLS क्योंकि इंडोजेनिटी पाई जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, इसलिए वो सिंपल OLS मेथड से यूज नहीं होता। उसके लिए फर्दर दो मेथड ILS और 2SLS मेथड जो यूज किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड को कहाँ यूज करना है, इसके लिए हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखना पड़ता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ये हमें इस पे कौन सा मेथड जो है वो यूज करना है। इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, द कंसेप्ट ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ओवर आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स determine whether and how a structural equation can be uniquely estimated using instrumental variable or other method। यानी ये हमें बताता है कि हमने कैसे
दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल करना है और कौन सा हमने जो टेक्निक है इस पे लगानी है, ये आइडेंटिफिकेशन इसमें आपकी हेल्प करती है। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कहता है द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूडेड एंडोजेनस वेरिएबल इक्वल्स द नंबर ऑफ एंडोजेनस रिग्रेसर इन द इक्वेशन। तो ये सिंपल हमने इसका न्यूमेरिकल भी किया है कि हमने क्या करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि पूरी इक्वेशन में से जितने एक्सोजेनस हैं उसमें से पूरे मॉडल में जितने एक्सोजेनस हैं उसमें से उस इक्वेशन का एक्सोजेनस माइनस करके और उसके रिग्रेसर में से 1 माइनस करके देखना होता है कि ये आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल एंडोजेनस में रिग्रेसर में। तो अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। यानी देखना क्या है, ये फार्मूला आगे आएगा फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूडेड एक्सोजेनस वेरिएबल्स, यानी सारे इंस्ट्रूमेंट्स नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से एक्सोजेनस वेरिएबल निकाल देने। द नंबर ऑफ एंडोजेनस रिग्रेसर इन द इक्वेशन, अगर वो एंडोजेनस रिग्रेसर के इक्वल आ रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ओवर आइडेंटिफाइड the number of instruments is greater than the number of endogenous regressor, अगर इंस्ट्रूमेंट्स के नंबर ग्रेटर हो जाए एक्सोजेनस रिग्रेसर से तो इसको हम कहेंगे ये ओवर आइडेंटिफाइड। वाई आइडेंटिफिकेशन मैटर, ये मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन इसलिए आपको जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आपने किस मेथड से वो वेरिएबल या पैरामीटर जो फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड आप लगाएंगे, ILS लगाएंगे, 2SLS लगाएंगे, 3SLS लगाएंगे, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। You can't estimate a structural equation unless it is identified there is enough external information to separate the causal effect. Identification condition P, total number of exogenous variable in the system, पूरे सिस्टम में कितने वेरिएबल हैं एक्सोजेनस वेरिएबल P, ये हमने सॉल्व किया हुआ है उसका क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी 2024 के स्प्रिंग के पेपर। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल इन द सिस्टम, P1 नंबर ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्सोजेनस यानी एक तो पूरा मॉडल है 2-3 इक्वेशंस का, उसमें हर इक्वेशन में एक्सोजेनस वेरिएबल्स कितने हैं ये P1 हो। उसके बाद E1 नंबर, उसके बाद E1 नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन में नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल्स कितने हैं। तो उसके बाद ये आपने बनाना है ऑर्डर कंडीशन, ये है P माइनस P1 यानी P नंबर ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल में से एक्सोजेनस वेरिएबल इन द इक्वेशन ये माइनस करने हैं P माइनस P1 ग्रेटर देन और इक्वल टू E1 माइनस 1। तो E1 यानी E1 नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल इंक्लूडेड इन द इक्वेशन, उस इक्वेशन के जो हैं एंडोजेनस वेरिएबल उसमें से 1 को माइनस करना है। तो अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है तो ये ओवर आइडेंटिफाइड हो जाएगा, अगर ये इक्वल आ जाए तो ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होगा। अगर एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड हो जाए तो ILS मेथड यूज करना है, अगर ओवर आइडेंटिफाइड हो जाए तो 2SLS मेथड आपने यूज करना है इसकी एस्टिमेशन मेथड। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर टू स्टेली, यानी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड पर दोनों मेथड लग सकते हैं, इनडायरेक्ट भी लग सकता है 2SLS भी लग सकता है। ओवर आइडेंटिफाइड पे 2SLS लगेगा, उसमें ILS नहीं लगेगा। जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स लगेगा, GMM लग सकता है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मेथड लग सकता है। ये 3 मेथड ओवर आइडेंटिफाइड पे लग सकता है। ज्यादा जो मशहूर जमाना है वो ये आपका 2SLS ही है। अब आ रहे हैं जी, व्हाट इज द यूजेज ऑफ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल इन इकोनोमेट्रिक्स। पहले जो पेपर था 2023 का उसमें हमने ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज यानी आर्मा मॉडल और अरीमा मॉडल को डिस्कस किया था। उसमें ऑटो रिग्रेसिव हमने एक टर्म डिस्कस की थी। ऑटो रिग्रेसिव का मतलब होता है कि वो अपने ही वेरिएबल पे रिग्रेस करता है, वो अपने ही वेरिएबल पे रिग्रेस करता है और अपने ही वेरिएबल के लैग पे रिग्रेस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस जुलाई में मौसम कैसा है तो आपको देखना कैसा रहेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले जुलाई में मौसम कैसा था, उसके पिछले जुलाई में मौसम कैसा था, उससे पिछले जुलाई में मौसम की। यानी आप जब वेरिएबल की का ट्रेंड देखना चाहते हैं मौसम का, तो आप देखते हैं कि पिछले साल इसी महीने में इसी दिनों में मौसम कैसा। इसलिए आपको पता होता है कि जून में गर्मी पड़नी, क्योंकि साल से हर साल जून में गर्मी पड़ती। इसी के से आपको पता है कि जुलाई में बारिशें होती हैं, साल से जुलाई में बारिशें हो रही हैं, अगस्त में बारिशें होती हैं। तो ये कुछ वेरिएबल का पैटर्न उनके लैग पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर आपने ये देखना चाहते हैं कि इस ईद पे आपका खर्चा कितना होगा, कंजम्पशन कितनी होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले साल ईद पे कितनी कंजम्पशन हुई,
उससे पिछले साल ईद पे कितनी कंजम्पशन हुई। वो महंगाई का फैक्टर अगर आप निकाल दें इन्फ्लेशन का, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि मेरी हर ईद पे अखराजात कितने हो जाते हैं। उस लिहाज से आप अपनी आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो लैग डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने ही लैग पे डिपेंड करते हैं, और उन लैग को कंसीडर करके हम उस पर अगले जो वेरिएबल है नेक्स्ट की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव। तो वेरिएबल अपने आप ही रिग्रेस करता जाता है, तो उसको हम ऑटो रिग्रेसिव कहते हैं। ये तो होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट वेरिएबल, यानी उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही होता है, वो उसका अपना ही लैग होता है। अगर हम उसमें 2 या 3 वेरिएबल ऐड कर दें, यानी हम कुछ उसमें मजीद चीजें भी ऐड कर दें, जैसे मौसम की बात है, तो मौसम में हम ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको ऐड अप कर लें, तो ये एक नया वेरिएबल ऐड अप हो जाएगा। या हम उसमें कुछ नया जो फ्लक्चुएशन ऐड कर दें मौसम की ही बात करते हुए, तो या कुछ आपने दरख्तों की तादाद बढ़ा दी है, तो नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ जाए तो भी आपके मौसम का चेंज हो सकता है। तो ये चीजें कुछ, या नंबर ऑफ पोल्यूशन, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ गई हैं तो पोल्यूशन बढ़ गई है, गर्मी जल्दी आ सकती है। तो कुछ और वेरिएबल भी ऐड कर दें तो फिर वो बन जाता है वेक्टर ऑटो, यानी ऐसा मॉडल है जिसमें 2 या 3 मुख्तलिफ टाइम सीरीज अपने लैग पे रिग्रेस हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये वर्ड वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव है। 2 या 3 टाइम सीरीज इंटरडिपेंडेंसीज जो होती है ना, उसमें कोई भी वो नहीं होता है, एक्सोजेनस नहीं होता, सारे के सारे एंडोजेनस ही होते हैं वेरिएबल। इसका ये भी खूबी है कि सारे वेरिएबल इसमें एंडोजेनस ही होते हैं, एक्सोजेनस कोई भी नहीं होता। तो ऐसी सूरत में फिर क्या बनता है कि ये, इसको हम कहते हैं, ये वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, जो अपने ही लैग पे और मुख्तलिफ दूसरे वेरिएबल्स के लैग पे डिपेंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। A vector autoregressive model is a statistical model used to capture the linear interdependencies among multiple time series. It generalizes the univariate AR model to multiple variables. जैसे मैंने बताया था कि पहले मॉडल AR मॉडल, उसमें था एक ही वेरिएबल होता है। अब इसमें 3-4 वेरिएबल ऐड अप कर लें, 2 कर लें, 2 से ज्यादा कर लें, जितने भी कर लें, तो वो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन जाएगा। ये जनरलाइज करता है यूनिवेरिएट एआर मॉडल को टू मल्टी वेरिएबल मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं, ये वार मॉडल या वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन जाता है। व्हाट इज अ वार मॉडल? अ वार पी फॉर ऑर्डर, किस ऑर्डर का, लैग लेंथ यानी कितने पिछला कितना डाटा लिया हुआ। अगर आपने पिछले सिर्फ 1 साल का डाटा लिया तो फिर वो सिंगल हो जाएगा लैग का, उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर आपने 2, 3, 4, 5 सालों का पिछला लैग लिया हुआ है तो फिर वो 5 ऑर्डर का हो जाएगा। तो ये पी उसका ऑर्डर है। वेयर पी इज द लैग लेंथ। लैग लेंथ का मतलब कि पीछे कितना साल गए हैं आप, 1 माह पीछे गए हैं, 2 माह गए हैं, 3 माह गए हैं, 4 माह गए हैं, 1 साल पीछे गए, तो जितना लैग बढ़ाते जाएंगे उतना वो मॉडल जो है वो आपका बड़ा होता रहेगा। विद के वेरिएबल हैज द फॉर्म, उसकी ये फॉर्म बनती है yt is equal a1 yt minus 1 plus a2 yt minus 2 plus ap yt minus p। अच्छा, ये जो ये ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स है इसका, इसमें वेरिएबल एक से ज्यादा है, इसमें भी वेरिएबल एक से ज्यादा है। ये इसका उसका मॉडल है a1 a2 के पैरामीटर्स का। वेयर y is the vector of k endogenous variable, जितने भी endogenous वेरिएबल है ये सारे वो yt में आ जाते हैं। endogenous वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, 4, जितने भी सारे इसमें आ जाते हैं। a1 a2 ap ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जिसका मैंने बताया पैरामीटर का मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट्स के। et is a vector of white noise error term, ये error term है। फीचर्स, all variables are treated as endogenous, मैंने बताया था इसमें कोई exogenous नहीं होता, सारे के सारे वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन बन जाएंगे और उतने ही सारे के सारे endogenous रहेंगे। नो नीड टू स्पेसिफाई विच आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे इंडोजेनस है इसलिए कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सारे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंसीज कहते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कैप्चर डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन टाइम सीरीज, डायनामिक इंटरेक्शन इन टाइम के गुजरने के साथ ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं और कितना इनका ताल्लुक बनता है। अज्यूम स्टेशनरी वेरिएबल, और जो अहम बात है इसमें जो अजम्पशन है, ये सारे वेरिएबल स्टेशनरी होंगे, अगर ये नॉन स्टेशनरी होंगे तो फिर इनका इफेक्ट कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये नॉन स्टेशनरी है, अगर नहीं स्टेशनरी तो फिर इनको स्टेशनरी करना पड़ेगा। नॉन स्टेशनरी वेरिएबल शुड बी डिफरेंस और को इंटीग्रेटेड टेस्टेड, को इंटीग्रेशन टेस्ट, अगर स्टेशनरी वेरिएबल की बजाय नॉन स्टेशनरी आ गया है फिर आपको उसका इंटीग्रेशन टेस्ट लगाना पड़ेगा, को इंटीग्रेशन टेस्ट लगाएंगे, या आप उसको डिफरेंस पे जाके या लॉग लेके उसको पहले क्या करेंगे, आप उसको स्टेशनरी करेंगे। तो स्टेशनरी करेंगे तो ये मॉडल जो है वो फिट होगा। एग्जांपल, सपोज यू वांट टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी। अगर हम 3 चीजों का पढ़ता कि इन्फ्लेशन इन दोनों पे डिपेंड करती है,
इंटरेस्ट रेट इन दोनों पे डिपेंड करता है, जीडीपी ग्रोथ में इन दोनों पे, यानी ये दोनों आपस में ही इंटरडिपेंडेंट है कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंट। इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट और जीडीपी ग्रोथ के साथ क्या ताल्लुक है, इंटरेस्ट रेट का जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के साथ क्या ताल्लुक है, और जीडीपी ग्रोथ का इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसलिए ये मॉडल बनता है, ये बन गया आपके पास इन्फ्लेशन। देखिए आप अगर आप इन्फ्लेशन की इक्वेशन बनाएंगे तो इन्फ्लेशन इज इक्वल A1 इन्फ्लेशन T-1 प्लस A2 इंटरेस्ट रेट T-1 प्लस A3 जीडीपी T-1। तो ये एक इक्वेशन प्लस E1 बन जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बनाएंगे तो IRT इज इक्वल A1 इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट, यानी अपने लैग पे भी डिपेंड करता है ना, A1 इंटरेस्ट रेट T-1 A1 जीडीपी T-1 प्लस E2। जीडीपी की इक्वेशन बनाएंगे तो जीडीपी इज इक्वल A1 इन्फ्लेशन T-1 A2 इंटरेस्ट रेट T-1 और A3 जीडीपी T-1 प्लस E3। तो ये तीन इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो तीनों इक्वेशन का ये मॉडल ये बन गया। तो ये तीन इक्वेशन आपस में इंटरडिपेंडेंट है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और जीडीपी आपस में इनका क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, किस तरीके से ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। यूजेज एंड एप्लीकेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसकी, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। आप फोरकास्टिंग के लिए जीडीपी की फोरकास्टिंग है, इंटरेस्ट रेट की फोरकास्टिंग है, या आपकी स्टॉक प्राइसेस की फोरकास्टिंग है, या आपके एम्प्लॉयमेंट की फोरकास्टिंग है, किसी भी वेरिएबल की फोरकास्टिंग के लिए ये यूज किया जा सकता है। वाज आर वाइडली यूज्ड टू फोरकास्ट वेरिएबल लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह। पॉलिसी एनालिसिस के लिए इकोनॉमिस्ट यूज वार टू एनालाइज द डायनामिक इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी शॉक्स, मॉनेटरी या फिस्कल शॉक्स के क्या इंपैक्ट आएंगे, वो आप वार मॉडल से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंपल्स रिस्पांस फंक्शन, वार मॉडल हेल्प्स trace the effect of a non-time shock in one variable or all variable in the system over time. One time with shock. War model helps trace the effect of a one-time shock in one variable. एक दफा का शॉक, यानी एक शॉक होता है जो इंटरवल के साथ आते रहते हैं मुसलसल के, एक 10 दिन बाद एक शॉक आएगा, फिर 20 दिन बाद आएगा, फिर 30 दिन बाद आएगा, इसी से शॉक आते रहते हैं। जैसे रेगुलर शॉक्स है, सीजनल जो शॉक्स होते हैं कि गर्मियाँ आएंगी तो ये इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, इस चीज़ की डिमांड कम होगी, सर्दियाँ आएंगी तो ये होगा, बरसात आएगी तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो ये शॉक्स होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होते हैं कि वो शॉक सिर्फ एक ही दफ़ा आता है, साल में, 2 साल में, 5 साल में। जैसे कोविड है, वो वन टाइम शॉक है, वो उसने हर साल कोविड नहीं आना, लेकिन हर साल बरसात आनी, ये इंटरवल शॉक है, हर साल बरसात आनी, हर साल गर्मियाँ आनी। तो जलजला हर साल नहीं आना, सैलाब हर साल नहीं आना। तो ये चीज़ें होती हैं जो वन टाइम शॉक होती हैं। तो वन टाइम शॉक को इम्पैक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन है, तो वो भी पता चल जाता है कि वन टाइम शॉक की इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है। War model help trace the effect of one-time shock in one variable on all variables in the system of over time. Variance decomposition, variance की decomposition, it is helps decomposition का मतलब कि अलग-अलग करना, इसको decompose करना, helps determine the proportion of forecast error variance in a variable explained by shock or each variable. हर variable के जो shocks का जो variance होगा उसको decompose करता है कि कैसे उसके effect को अलग-अलग करके जो बता सकते हैं। Casualty test, Granger casualty tests are easily implemented within a VAR framework. Granger जो casualty का टेस्ट है, क्वांटिफिकेशन का टेस्ट है, वो आप इजीली इस पे लगा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, मॉडलिंग, रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड देयर इंटरेक्शन, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के इंटरेक्शन को आप इजीली फाइनेंशियल मार्केट में भी ये वार जो है वो यूज होता है। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल इन पैनल डाटा मॉडल। पैनल डाटा में फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं और रैंडम इफेक्ट मॉडल। यार कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल वो होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग इतना यूज नहीं करते, जैसे कलर है, ब्रीड है, सीजन है, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हमें फिर डमी वेरिएबल यूज करना पड़ता है, तो वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होते हैं। तो रैंडम इफेक्ट मॉडल जो रैंडमली डिटरमिन होते हैं या रैंडमली इफेक्ट करते हैं, उनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम रैंडम इफेक्ट मॉडल करते हैं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसका तरीकाकार है, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम इसको देखते हैं। कहता है इन पैनल डाटा एनालिसिस वेयर यू ऑब्जर्व मल्टीपल एंटिटीज लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स और कंट्रीज ओवर टाइम, टू कॉमन मॉडलिंग अप्रोच आर फिक्स्ड इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल। They differ mainly in how they handle unobserved individual specific heterogeneity. कहते हैं ये असल में इस चीज में डिफरेंस करते हैं कि अनऑब्जर्व्ड जो
हेट्रोजेनिटी है यानी जो चेंज है उसको ये कैसे डील करते हैं, अनऑब्जर्व चेंजेस जो आ जाती हैं इंडिविजुअल में, तो उसको आप कैसे चेंज डील करते हैं, इसको ये फिक्स इफेक्ट मॉडल या रैंडम इफेक्ट मॉडल जो ना वो डिस्कस करता है। फिक्स इफेक्ट मॉडल इट assumes that individual specific characteristics like culture ability, ये देखो ना ये कल्चर है, इसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई मुस्लिम कल्चर से है, कोई क्रिश्चियन कल्चर से है, कोई इंडियन कल्चर से है, कोई बलोची कल्चर से है, कोई ब्रिटिश कल्चर से है, तो ये इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं होगी। तो एबिलिटी उसकी सलाहियत are correlated with the explanatory variable and should be controlled using dummy variable or d-meaning। तो डमी वेरिएबल से हम इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे हमें एक्सपीरियंस को देखना हो या मेल फीमेल का जेंडर, एक्सपीरियंस तो खैर नंबर में मेजर हो सकता है, लेकिन मेल फीमेल का जो जेंडर है, जेंडर को हम देखना हो तो वो नंबर में नहीं आ सकता। इसी के सीजन को देखना हो तो भी नंबर में नहीं आ सकता। तो इस तरीके से कल्चर को देखना हो तो वो भी नंबर में नहीं आ सकता। तो जो नंबर में नहीं आ सकता उसको हम कहते हैं फिक्स इफेक्ट मॉडल है। तो इसके लिए हमें डमी वेरिएबल जो ना वो यूज करने पड़ते हैं। रैंडम इफेक्ट मॉडल इट assumes that individual specific effect are random and uncorrelated with the explanatory variable. These effects are treated as part of the error term। ये error term का पार्ट बन जाते हैं, यानी ये वो इफेक्ट्स होते हैं, ये वो होते हैं जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से अनकोरिलेट होते हैं। यानी हमारा ये आपको पता है OLS का assumption ये है कि जो एरर टर्म है वो कोरिलेट ना हो इसके साथ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ। मतलब ये कि अगर आपका एरर टर्म एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोरिलेट कर गया तो आपका जो इफेक्ट है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का x1 का x2 का वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। जीडीपी का इफेक्ट है, फर्ज किया कि जीडीपी डिपेंड करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये तीन चीजें हम ले लेते हैं कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो तीसरा वेरिएबल हम ऐड अप कर लेते हैं लाइक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उन पे डिपेंड करता है जीडीपी। अब जीडीपी सिर्फ इन तीनों पे तो डिपेंड नहीं करता, वो तो बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। लाइक आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, आप किस रूट पे वाक़या मुल्क हैं, तो आपके साथ आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, आपके ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, बहुत सी चीज़ें हैं जो, तो ये सारी चीज़ें जो हमने ऐड अप नहीं की थी वो सारी की सारी चली जाएंगी एरर टर्म में। तो ये रैंडम इफेक्ट्स वो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, आपकी एरर टर्म में। अगर एरर टर्म उसके साथ ऐड अप हो गया, एरर टर्म रिलेट कर गया आपका नेचुरल सोर्सेज के साथ, तो आपका जो इफेक्ट है नेचुरल सोर्सेज वो एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, वो एरर टर्म के साथ कोरिलेट करके निकलेगा। इसलिए उसकी बिना पे कोई प्रेडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए इसको रैंडम इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इफेक्ट जो इंडिविजुअल इफेक्ट होता है लेकिन वो एरर टर्म में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीज इफेक्ट्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द एरर टर्म। फिक्स इफेक्ट्स ये है वाई आई टी इज इक्वल बीटा एक्स टी प्लस ए आई, ये फिक्स इफेक्ट है, प्लस एरर टर्म। रैंडम इफेक्ट बीटा यू आई, ये रैंडम इफेक्ट है, वेयर यू आई इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो मीन के साथ और सिग्मा स्क्वायर म्यू के वेरिएंस के साथ। ए आई फिक्स इफेक्ट अननोन कांस्टेंट कैप्चरिंग इंडिविजुअल इफेक्ट, ये फिक्स इफेक्ट है जो डमी वेरिएबल की सूरत में होता है। यू आई रैंडम इफेक्ट वेरिएबल है कैप्चरिंग इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट्स इन द रैंडम। तो यानी ये तो इसमें चला जाएगा लेकिन कुछ इफेक्ट्स जो है ना वो रैंडम में रहेंगे। XID ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, EID idiosyncratic error term, estimation फिक्स इफेक्ट की एस्टिमेशन, विदिन ट्रांसफॉर्मेशन d-meaning और एंटिटी डमीज, डमीज को ऐड कर ले। रैंडम इफेक्ट कैसे एस्टिमेट है, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर के साथ इसको हम यूज करते हैं GLS के साथ। GLS मेथड क्या है, हमने पिछली पेपर में अपने पढ़ा है, तो उसमें आप इसको ध्यान से देख लें। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर के साथ हम इसको एस्टिमेट करते हैं। हाउसमैन टेस्ट, हाउसमैन टेस्ट ये असल में बताता है कि ये फिक्स इफेक्ट है या रैंडम इफेक्ट मॉडल है, तो ये टेस्ट इसके लिए यूज किया जाता है। हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट, ये हमने पिछले पेपर में पढ़ा है कि हाउसमैन स्पेसिफिकेशन टेस्ट का काम क्या है, इसलिए यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए कि फिक्स इफेक्ट मॉडल है या रैंडम इफेक्ट मॉडल है। null hypothesis random effect is appropriate, no correlation, or alternative hypothesis is fixed effect is appropriate, correlation exists।
तो अगर पी वैल्यू 0.1 0.05 से लेस हो तो आप रिजेक्ट एच ई आर ई रिजेक्ट कर लेंगे, यानी एच नॉट रिजेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फिक्स इफेक्ट मॉडल का जो ना वो मॉडल लगाएंगे। तो ये था अजीज तलबा तलबात आज का 2022 का फॉल का पेपर। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।